हेलो, आप सबका एपेक्स एग्जाम में स्वागत है। आज का टॉपिक लेकर आए हैं वैदिक सभ्यता। तो आज वैदिक सभ्यता पढ़ाने वाले हैं। आप लोग अच्छा से पढ़िएगा वैदिक सभ्यता। देखिए, वैदिक सभ्यता भारत के सबसे प्राचीनतम सभ्यता सिंधु सभ्यता के बाद एक सभ्यता विकसित हुआ था जिसे हम बोलते हैं वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता किसे कहते हैं? वैदिक सभ्यता यानी वैदिक काल के समय जो सभ्यता बना था उसे हम वैदिक सभ्यता कहते हैं। ठीक है, वैदिक सभ्यता यानी जिस समय वेदों, वेदांगों या पुराणों इस सब का रचना हुआ था, यानी वेदों को हम कह सकते हैं कि वेदों को रचना के समय को वैदिक काल बोलते हैं। वैदिक काल उसी समय जो सभ्यता उत्पन्न हुआ था उसी को हम वैदिक सभ्यता कहते हैं। ठीक है, यानी वेदों के रचना के समय, यानी वेदों के रचना के समय को हम वैदिक काल कहते हैं। ठीक है, तो चलिए वैदिक सभ्यता को ईस्वी जो था समय माना जाता था। वैदिक सभ्यता का पीरियड्स 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व में वैदिक सभ्यता था। वैदिक सभ्यता के दो भागों में बांटा गया था, एक ऋग वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। एक ऋग वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल का समय था 1500 ईस्वी से 1000 ईस्वी पूर्व, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। और उत्तर वैदिक काल का समय था 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। यानी हम कह सकते हैं कि ऋग वैदिक काल के बाद के काल को हम उत्तर वैदिक काल बोलते हैं। अगर आपसे पूछे कि वैदिक सभ्यता यानी वैदिक सभ्यता का समय कितना से कितना था, तब हम बोलेंगे 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। वैदिक सभ्यता के दो भागों में बांटा गया था, एक ऋग वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। यानी ऋग वैदिक काल के बाद जो काल आया था उसे हम उत्तर वैदिक काल बोलते हैं। तो याद रखिएगा कि ऋग वैदिक काल का समय था 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल का समय था 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। वैदिक सभ्यता, ठीक है, हम बता दिए हैं कि वेदों के रचना के समय के काल को वैदिक काल बोलते हैं या वैदिक सभ्यता बोलते हैं। ठीक है, तो वैदिक सभ्यता दो प्रकार के, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। अब देखिए, अब पूछता है वैदिक सभ्यता में कौन लोग थे? वैदिक सभ्यता में आर्य लोग थे, आर्य लोग। ठीक है, आर्य जो है, आर्य एक भाषा समूह के लोग को बोला जाता है। यानी आर्य जो उस समय जो संस्कृत बोलते थे उसे आर्य बोला जाता था। जो संस्कृत जानते थे, संस्कृत समझते थे या संस्कृत बोलते थे, ठीक है, उन्हें आर्य बोला जाता था। आर्य शब्द है एक भाषा समूह के लोगों को आर्य बोला जाता है। तब उस समय जो संस्कृत बोलता था उसे आर्य बोला जाता था और जो संस्कृत न बोलता था उसे अन आर्य बोलते थे। जो संस्कृत जानता था उसे आर्य और जो संस्कृत नहीं जानता था उसे अन आर्य हम कह सकते थे या कहते थे पहले। ठीक है, जो संस्कृत जानता था आर्य, जो संस्कृत न जानता है अन आर्य। अब चलिए देखिए, आज सर्वप्रथम कहाँ से आया? ठीक है, तब आज सर्वप्रथम मध्य एशिया से आया था। मध्य एशिया यानी अफगानिस्तान के ऊपर वाला कंट्री, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ये सब मध्य एशिया में आता है। तो मध्य एशिया से आर्य लोग आया था। कहाँ आया था? अफगानिस्तान और पंजाब में। कहाँ आया था? भारत के पंजाब में और अफगानिस्तान में। ठीक है, तो आपसे पूछेगा कि आर्य शब्द क्या है, तो आर्य एक भाषा समूह को इंगित करता है। आर्य शब्द एक भाषा समूह को इंगित करता है। आर्य सर्वप्रथम कहाँ से आया? तब आर्य सर्वप्रथम आया कहाँ से? तब आर्य सर्वप्रथम आया मध्य एशिया से। कहाँ से? मध्य एशिया से आया। कहता है आर्यों के प्रशासनिक इकाई क्या थी? ठीक है, आगे देखिए, आर्य सर्वप्रथम आया था मध्य एशिया से और भारत में आया कहाँ था? पंजाब में और अफगानिस्तान में। पंजाब में और अफगानिस्तान में। ठीक है, अब देखिए आर्यों की बोलता है प्रशासनिक इकाई क्या थी? तो आर्यों की प्रशासनिक इकाई 5 थी। ठीक है, 20 जन, राष्ट्र, कुल। ठीक है, कुल 20 जन, राष्ट्र। ठीक है, आर्यों की प्रशासनिक इकाई थी सभा एवं समिति। सभा एवं समिति जो बोलता है, सभा और समिति एक जो था ये राजा को सलाह देने वाली संस्था थी, सभा और समिति। ठीक है, जो सभा जो था श्रेष्ठ लोगों की संस्था, सभा था श्रेष्ठ लोगों की और समिति साधारण लोगों की। सभा में श्रेष्ठ लोगों की संस्था था और समिति कौन सी थी? साधारण लोगों की। सभा और समिति राजा को सलाह देता था। क्या करता था?
राजा को सलाह देता था। सभा एवं समिति, आर्य सर्वप्रथम आया था, ये हो गया आर्यों के प्रशासनिक इकाई सभा एवं समिति। ठीक है, वैदिक सभ्यता में ही एक प्रचलित युद्ध हुआ था 10 राग युद्ध, 10 राग युद्ध हुआ था। ठीक है, तो 10 राग युद्ध हुआ था, इसमें 10 जन मिलके युद्ध लड़े थे, उसी को बोलते हैं 10 राग युद्ध। ठीक है, प्रीत प्रधान, प्रीत प्रधान से क्या होता है, यानी उस सभ्यता में पिता की प्रधानता थी। हम सिंधु सभ्यता में बताए होंगे कि सिंधु सभ्यता मातृत्व सत्तात्मक थी, यानी उसमें माता की प्रधानता थी, लेकिन वैदिक सभ्यता पूछेगा तो पितृ प्रधान था, यानी पितृ प्रधान माने परिवार के मुखिया या कुल के मुखिया कौन होते थे, पिता होते थे। कौन होते थे, पिता होते थे। तो वैदिक सभ्यता तो था पितृ प्रधान था। क्या था, वैदिक सभ्यता पितृ प्रधान था। चलिए, वैदिक सभ्यता में बाल विवाह और पर्दा प्रथा प्रचलित था। वैदिक सभ्यता में बाल विवाह और पर्दा प्रथा प्रचलित था। ठीक है, आगे कहता है वैदिक सभ्यता में सोमरस, जो सोमरस था वो ये आर्यों को पेय पदार्थ था, यानी पेय पदार्थ था सोमरस, प्रिय पेय पदार्थ था। सोमरस जो बनता था वनस्पति से बनता था, वनस्पति के रस से सोमरस। वस्त्र जो था इस बन के 3 प्रकार के वस्त्र था। वैदिक सभ्यता में कितने प्रकार के वस्त्र था, 3 प्रकार के वस्त्र था, याद रखेंगे। 3 प्रकार के वस्त्र में बास, अधिबास और उशिंस। कोची कोची, बास, अधिबास और उशिंस। वस्त्र वैदिक सभ्यता में आज जो लोग 3 प्रकार का उपयोग करते थे, बास, अधिबास और उशिंस। मनोरंजन के साधन थे। ठीक है, आज जो लोग मनोरंजन कैसे करते थे, मनोरंजन में घुड़दौड़, रथ दौड़ और पशुओं को आपस में लड़ाना और धूत कीड़ा जैसे। ठीक है, उस समय के मनोरंजन का साधन था। देखिए, घुड़दौड़ मनोरंजन, मनोरंजन के साधन था घुड़दौड़, रथ दौड़, पशुओं को आपस में लड़ाना, पशु या पक्षी को आपस में लड़ाना, पशु या पक्षी के आपस में, पशु या पक्षी को आपस में लड़ाना, या धूत कीड़ा जैसे खेला हुआ करता था। धूत कीड़ा आप लोग देखते होंगे, सिलीमुली में धूत कीड़ा, पुराना हिस्टोरिकल फिल्म देखिएगा, उसमें धूत कीड़ा, राजा लोग धूत कीड़ा नाम के खेला का प्रतियोगिता कराता था। धूत कीड़ा जिसमें योद्धा लोग भी लड़ाई करता था एक योद्धा से, और पशु पक्षी भी अपने पशु से पशु लड़ाई करता है और पक्षी से पक्षी लड़ाई करता है। वो पहले के राजा आयोजन करवाता था खेला, उसी को बोलते हैं धूत कीड़ा। इस वन आर्य लोग के क्या था, मनोरंजन के साधन थे, घुड़दौड़, रथ दौड़, पशु या पक्षी के आपस में लड़ना या धूत कीड़ा। व्यवसाय होती घड़ी क्या था, आर्य लोग के व्यवसाय था कृषि। ठीक है, कृषि और पशुपालन। वैदिक सभ्यता में कृषि और पशुपालन था। ठीक है, वैदिक सभ्यता में कृषि और पशुपालन था। ठीक है, व्यवसाय लिख दे दिएगा, व्यवसाय, व्यवसाय क्या था, कृषि और पशुपालन। ठीक है, गाय की अधन्या से क्या समझते हैं, गाय की अधन्या यानी गाय को न मारने वाला पशु माना गया था। वैदिक सभ्यता में गाय को न मारने वाला पशु माना गया था, यानी गाय को जो मारता था उसे मृत्युदंड या राज्य से बाहर निकाल दिया जाता था, या मृत्युदंड की अतिथि गाय को जो मार देता था, इसीलिए गाय को अधन्या बोला जाता था। और गाय की खोज, अगर गाय किसी को भुला जाता था, किसी आम आदमी को गाय भुला जाता था, तो गाय की खोज करवाता था राजा, और यही गाय की खोज को गविष्टि बोला गया है। बहुत बार एग्जाम में पूछा है गविष्टि। ठीक है, याद कीजिएगा गविष्टि। गविष्टि माने गाय की खोज होता है, गाय की खोज, यानी जिस भी प्रजा के गाय भुला जाता था वो राजा पास जाता था और बोलता था कि मेरा गाय भुला गया है। उस गाय को कौन खोजता था, राजा खोजता है, और उसी को हम गाय की खोज के शब्द को गविष्टि बोलते हैं। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा गविष्टि शब्द से क्या तात्पर्य है, तो गाय की खोज। गाय भुलाए कौन, खोजेगा, खोज के देगा राजा। ठीक है, और उस समय अमीरी और गरीबी का पता गाय से ही चलता था। जिसको पास जितना ज्यादा गाय है वो उतना ज्यादा अमीर है, और जिसको पास जितना कम गाय है वो उतना कम अमीर है। ठीक है,
यानी गाय से ही पता चलता था अमीरी और गरीबी का। जिसको पास जितना ज्यादा गाय रहता था उतना ज्यादा अमीर, और जितना कम, क्या कि उस समय रुपया नहीं था, उस समय बिजनेस को चीज से होता था वस्तु विनिमय प्रणाली से। हम एक वस्तु दिए, एक घोड़ा दिए, एक गाय दिए तो 2 घोड़ा लिए, ये एक गाय दिए तो 1 मन 2 मन चावल लिए, ऐसे होता था। उस समय रुपया नहीं रहता था। ठीक है, तो अमीरी और गरीबी का पता चलता था गाय से। जिसको पास जितना ज्यादा गाय उतना ज्यादा अमीर। ठीक है, उस समय के लेकिन प्रिय पशु जो था घोड़ा था। आर्यों के प्रिय पशु क्या था? घोड़ा। याद रखेंगे, आर्यों के प्रिय पशु था घोड़ा। प्रिय पशु घोड़ा। ठीक है, आर्यों के प्रिय पशु घोड़ा था। और प्रिय भगवान यानी प्रिय देवता जो थे इंद्र थे। प्रिय देवता कौन थे आर्यों के? इंद्र थे। ठीक है, इंद्र थे। प्रिय पशु कहे तो घोड़ा, प्रिय देवता कहे तो इंद्र। गाय को अधन्या कहा गया है, यानी गाय को न मानने वाला पशु के श्रेणी में रखा गया है। आगे चलते हैं। लोहा, यानी लोहा को वैदिक सप्ताह में लोहा की खोज हो गया था। वैदिक सप्ताह में किस धातु का खोज हुआ था? एग्जाम में पूछता है बहुत बार, तो सीधे कीजिएगा वैदिक सप्ताह में लोहा का खोज हो गया था। यानी लोहा का अथी जो मिलता है वो सिंधु सभ्यता में न मिलता है, उल्लेख न मिलता है, लेकिन वैदिक सभ्यता में लोहा का खोज हो गया था। ठीक है, पन्नी। ठीक है, अगर देखिएगा वस्तु विनिमय प्रणाली। ठीक है, वस्तु विनिमय प्रणाली। और पन्नी किसे कहते थे? देखिए, पन्नी जो दूर दूर तक व्यापारी करने जाता था। ठीक है, जो दूर दूर तक व्यापारी करने जाता था उसी को हम पन्नी कहते थे। ठीक है, वैदिक सभ्यता में जो बहुत दूर दूर तक व्यापारी करने जाता था उसे पन्नी कहते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली। उस समय मुद्रा का प्रचलन नहीं था, यानी मुद्रा नहीं था। ठीक है, तो उस समय जो व्यवसाय होता था वो वस्तु विनिमय के प्रणाली से होता है। वस्तु विनिमय माने एक वस्तु दिए तो दूसरा वस्तु लिए, या एक वस्तु दिए तो 2 भी वस्तु ले सकते हैं। मेरा बढ़िया वस्तु रहेगा तो खराब 2-3 वस्तु ले सकते हैं। उसी हिसाब से वस्तु पे तुलना हुआ करता था। ठीक है, अदला बदली अभी भी चलता है। अदला बदली, कोई सामान उसको दे दिए तो कोई सामान ले लिए, उसी तरह पहले सब चलता था। उस समय मुद्रा है ही नहीं था। ठीक है, बैंक नोट। बैंक नोट बोलते थे, यानी बैंक नोट को चीज बोलते थे उस समय, बैंक नोट बोलते थे जिसको जिस आदमी ने ऋण देकर उससे ब्याज लेता था उसे बैंक नोट या सूदखोर बोलते थे। उसी को बैंक नोट बोलते हैं, सूदखोर। अभी के भाषा में समझ लीजिए कुछ, सूदखोर। सूदखोर जो ऋण देके, किसी को कर्जा देके उससे इंटरेस्ट ले, यानी जो ऋण देके ब्याज लेता था उसे बैंक नोट बोलते थे। बैंक नोट या सूदखोर कहते थे। बैंक नोट या सूदखोर कहते थे। तो आज यहां तक समझे हैं। अब आगे देखिए दर्शन। ठीक है ना, उस समय दर्शन के प्रवर्तक थे। ठीक है, दर्शन लिखे गए थे। तो दर्शन देखिए, दर्शन और प्रवर्तक पूछता है। ठीक है, तो दर्शन के थे 7। दर्शन 7 वैदिक सभ्यता में। दर्शन 7, पहला चार्वाक, योग, सांख्य, न्याय, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा और वैशेषिक। तो हम याद रखेंगे दर्शन और उनके प्रवर्तक कौन थे। ठीक है, तो चार्वाक। ठीक है, चार्वाक के प्रवर्तक चार्वाक। चार्वाक दर्शन, चार्वाक दर्शन के प्रवर्तक चार्वाक। योग दर्शन के पतंजलि। सांख्य के कपिल। ठीक है, सांख्य दर्शन के कपिल। न्याय दर्शन के गौतम। पूर्व मीमांसा के जैमिनी। उत्तर मीमांसा के बादरायन। वैशेषिक के कनाद या उलुक। वैशेषिक के कनाद या उलुक। देखिए, हम इसको याद करने का तरीका बता देते हैं, आपको अभी याद हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना। चार्वाक दर्शन के तो चार्वाक होगा, याद करेंगे। चार्वाक दर्शन के चार्वाक। अब देखिए ऐसे याद रखिएगा, योग किए पतंजलि। योग कौन? योग किए पतंजलि। सांख्य बजाएं कपिल। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा, योग किए पतंजलि, सांख्य बजाएं कपिल, न्याय किए गौतम। ठीक है, याद हो गया। योग किए पतंजलि, शंख बजाएं कौन? शंख बजाएं कपिल, और न्याय किए गौतम। ठीक है, तो आपसे पूछेगा चार्वाक दर्शन चार्वाक, चार्वाक दर्शन चार्वाक, योग दर्शन पतंजलि, सांख्य कपिल और न्याय गौतम। और पूर्व मीमांसा कहेगा तो पूर्व मीमांसा जैमिनी और उत्तर मीमांसा बादरायन। ठीक है, याद रखेंगे, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा बादरायन। ठीक है, चार्वाक दर्शन के चार्वाक। ठीक है, ये तीनों याद रखेंगे। योग सांख्य न्याय। योग किए पतंजलि, शंख बजाएं कपिल। योग किए पतंजलि, शंख बजाएं कपिल, न्याय किए गौतम।
पूर्व मीमांसा जैमिनी और उत्तर मीमांसा बादरायण, उत्तर मीमांसा बादरायण और वैशेषिक। ठीक है, यानी पूरा विश्व वैशेषिक, देखिए वैशेषिक के अथि दर्शन के जो अथि थे प्रवर्तक उ थे कनाद। कनाद ने ही बताए थे पूरा जो विश्व है यानी वो छोटे छोटे परमाणु से मिलकर बना है, छोटे छोटे परमाणु से मिलकर बना है। ठीक है, उसको बाद में भले ही सिद्धांत के तौर पे डाल्टन ये सब बताए थे, लेकिन जो इस कोई सिद्धांत नहीं दिए थे, लेकिन वो बहुत पहले ही वैशेषिक वैदिक सभ्यता में ही एक कनाद ने बता दिए थे कि विश्व यानी जितना भी ग्रह है वो छोटे छोटे परमाणु से मिलकर बने हैं, यानी विश्व के बारे में। तब याद रखें कि वैशेषिक वैशेषिक विश्व भी होता है और वैशेषिक। तब वैशेषिक कौन? कनाद, कनाद या उल्लूक, वैशेषिक कनाद या उल्लूक। तो एक बार फिर से देख लेंगे, चार्वाक, चवार्क, योग, पतंजलि, शाक, कपिल, न्याय, गौतम, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा बादरायण और वैशेषिक कनाद या उल्लूक। इसी तरह से मेरे वैदिक सभ्यता के आज पार्ट 1 पर आए हैं, अगला वीडियो पार्ट 2 आएगा। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम जल्द ही वीडियो लेकर आएंगे कल पार्ट 2। तब तक के लिए मेरे चैनल को और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, अच्छा लगा हो तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।